तो अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन दूसरा, इसका पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहाँ जॉन और जीवंती दो लोग हैं जिनके पास कुल कंचे 45 हैं। यहाँ पर यदि हम जॉन के पास जो कंचे हैं यदि हम उनको x मान लें, माना जॉन के पास कंचे x है, क्योंकि यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं दिया गया है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कितने कंचे हैं। बस दोनों का टोटल दिया गया है कि दोनों के पास 45 कंचे हैं। तो हमने जॉन के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या x मान ली। तो अब जीवंती के पास कंचे कितने होने चाहिए? जीवंती के पास कंचे, अब यहाँ पर पैंतालीस माइनस एक्स कंचे होंगे, क्योंकि दोनों का टोटल 45 है और अकेले जॉन के पास यदि एक्स कंचे हैं तो जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो हमें कुल कंचों में से जॉन के पास जो कंचे हैं वो माइनस करने होंगे। तो अब जितने कंचे बचे वो केवल जीवंती के हैं। इसके बाद आगे सवाल में दिया गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन के पास एक्स कंचे थे, यदि ये 5 कंचे खो देगा तो अब इसके पास कितने बचेंगे? x-5। इसी प्रकार जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे थे और अगर ये 5 कंचे खो देगी तो अब इसके पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x-5। और दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है सवाल में? 124। x-5। अब यहाँ 45 में से 5 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 40 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना है? 124। अब इसके बाद हमें इन संख्याओं के करने हैं गुणा। x का गुणा 40 में करेंगे 40 x आएगा, x का गुणा x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 5 का गुणा 40 में करेंगे माइनस 200 आएगा, 5 का गुणा यहाँ x में करेंगे तो प्लस 5x आएगा। यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये संख्या माइनस की है, ये संख्या माइनस की है, और दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है, और यहाँ 124 है। अब माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी घात वाली संख्या सबसे आगे, फिर उससे छोटी घात वाली, फिर उससे छोटी घात वाली। अब देखिए यहाँ 40x है, यहाँ 5x है, ये दोनों सजातीय पद हैं, दोनों x x की संख्याएं हैं, सजातीय हैं, और सजातीय पद आपस में जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो दोनों संख्या प्लस की है इसलिए जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 45x। यहाँ माइनस 200 है, यहाँ से 124 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस 45x। अब 200 और 124 दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे 324 होगा। आगे की संख्या देखिए ऋणात्मक है, इस संख्या को हम प्रयास ये करते हैं कि ये संख्या प्लस की हो, तो पूरे समीकरण में हम माइनस का गुणा कर देंगे तो हर संख्या का चिन्ह पलटता जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होता जाएगा, और ये एक वर्ग समीकरण बन गया। तो पहला काम हमें ये करना होता है कि पहले वर्ग समीकरण बनाना होता है। वर्ग समीकरण बन जाने के बाद इसको हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। एक गुणनखंड विधि, दूसरी सूत्र विधि, तीसरी
पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधियां होती हैं और इन 3 विधियों में से कोई भी विधि, किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। ये सूत्र, ये पूर्ण वर्ग विधि लिखा है यहाँ पर, तो कोई भी विधि हम प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अभी हम गुणनखंड विधि से करेंगे, अभी हम केवल गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। अगली जो प्रश्नावली होंगी उनको हम सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि में क्या होगा, इस मध्य पद को हमें तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनको जोड़ दें तो -45 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें तो हमें 324 प्राप्त हो जाए। तो यहां पर ऐसी संख्याएं होंगी 36 और 9। 36 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 45 होगा, और इन दोनों संख्याओं का यदि गुणा करेंगे तो 324 आएगा, प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों संख्याएं हमने माइनस माइनस की क्यों ली? यदि ये दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होती तब भी तो 45 होती, लेकिन हमने दोनों संख्याएं प्लस की नहीं ली, माइनस माइनस की ली, क्योंकि यहाँ चिन्ह भी माइनस का आना चाहिए। प्लस प्लस की संख्याएं लेंगे तो 45 तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वो प्लस के 45 प्राप्त होंगे, तो वैसे में हमारा आंसर गलत होगा। अब इन दो संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर करते हैं। इनमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ 1 मिनट, यहाँ x रह गया, 36 कॉमन निकालेंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ से। ऐसा करते हैं, अभी हमने इनको कोष्टक में रखा है, ये चिन्ह अभी नहीं पलटते, इसको प्लस ही रहने देते, अब पलट देते हैं। अब हमने कॉमन लिया है, मान लेते हैं, तो यहाँ से x और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ का चिन्ह पलट जाता, और इसमें से कितने बचेंगे, क्योंकि 324 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो वो 36 गुणित 9 प्राप्त होगा, और 36 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमें 9 ही प्राप्त होंगे। ये 2 संख्याएं सदैव बराबर प्राप्त होती हैं। यदि ये अलग अलग आ रही हैं तो समझ लो कि हमने कुछ मिस्टेक की है। हमेशा ये संख्याएं दोनों बराबर आनी चाहिए। अब ये 2 संख्याएं जो बराबर आई हैं इनको हम एक कोष्टक में लिखते हैं, और दूसरी संख्या जो x-36 है उसको हम दूसरे कोष्टक में करते हैं। तो ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब इन 2 गुणनखंडों से हम इनके मूल प्राप्त करेंगे, और जो मूल प्राप्त होंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो x-9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब दूसरा गुणनखंड है x-36, इसके बराबर में 0 करेंगे, इसको पक्षांतरित करेंगे 36। अब 2 आंसर प्राप्त हो गए हैं। ये एक दुविधा वाली बात है, हमने इस प्रश्न की शुरुआत में जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी उसको x माना था। हमने ये माना था कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और x के यहाँ 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, x बराबर 9 है और x बराबर 36 है। अब दो उत्तर तो हो नहीं सकते, या तो x बराबर 9 सही होना चाहिए या x बराबर 36 सही होना चाहिए। तो हम इन परिस्थितियों में ये कर लेते हैं कि इनमें से किसी एक मान को स्वीकार कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जॉन के पास 9 कंचे हैं, तो फिर जीवंती के पास 36 कंचे होने चाहिए, क्योंकि दोनों का टोटल 45 था। और यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो फिर जीवंती के पास 9 कंचे होने चाहिए, मतलब उनका टोटल 45 ही होना चाहिए। तो यहाँ फिर हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा, अतः जॉन के पास कंचे x बराबर 9 या 36,
या तो 9 होंगे या 36 होंगे। तो जीवंती के पास अब जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थी। अब 45 में से यदि हम ये 9 हटाएंगे तो जीवंती के पास कंचे कितने होने चाहिए? 36। और यदि हम जॉन के पास 36 कंचे मानते हैं तो वो इसमें से माइनस होंगे, तो कितने होंगे इसके पास? 9। मतलब इस प्रश्न में हम ये नहीं बता सकते कि जॉन के पास वास्तव में 9 या 36 में से कितने कंचे थे। कोई कंडीशन सवाल में ऐसी नहीं दी गई है जिस आधार पर हम ये तय कर सकें कि उसके पास 9 कंचे थे या 36। दोनों में से कुछ भी हो सकता था। अब ये प्रश्न दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन आप किताब में देखिए, बड़ा था क्वेश्चन। हमने उसके कुछ मेन पॉइंट भर लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक कुटीर उद्योग है जो खिलौनों का निर्माण करता है, और जो खिलौनों का मूल्य है, मूल्य वो किस आधार पर तय करते हैं कि जितने खिलौने एक दिन में निर्माण किए गए उनको 55 में से माइनस कर दो, तो जितना भी आएगा वो एक खिलौने का मूल्य हो गया। और अब क्या हुआ कि किसी दिन कुल लागत यदि उनकी 750 रुपये थी तो हमें खिलौनों का मूल्य ज्ञात करना है, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या माने, खिलौनों का मूल्य तो दिया गया है कि उनको 55 में से खिलौनों की संख्या माइनस कर दो, वो खिलौनों का मूल्य है। लेकिन खिलौनों की संख्या कितनी है एक दिन में, ये नहीं दिया गया, तो इसको हम x मान लेते। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। तो अब देखिए आगे क्या दिया गया, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो खिलौनों का मूल्य क्या हो गया, ये तो हो गया खिलौनों की संख्या हो गई। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये सवाल में दिया गया है कि 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाते हैं उनकी संख्या माइनस कर दो, और यहाँ एक दिन में हमने क्या माना है, x खिलौने बनाए जाते हैं, तो 55 में से हमने x को माइनस कर दिया, तो ये हो गया प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब आगे क्या लिखा है, आगे ये दिया गया है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो कुल लागत कितनी दी गई है, 750 रुपये। अब कुल लागत कैसे निकालेंगे, कुल लागत निकालने के लिए जो खिलौनों की संख्या है और जो खिलौनों का मूल्य है दोनों का गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एक खिलौने का मूल्य 20 रुपये है और दिन भर में हमने 30 खिलौने बनाए, तो कुल लागत कितनी होगी, इन दोनों का गुणा करेंगे हम, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि खिलौनों की संख्या x है और खिलौनों का मूल्य ये दिया गया है, तो कुल लागत क्या होगी, इनके और इनके गुणनफल के बराबर, और वो कितनी है, 750 रुपये। अब इनका हम यहां गुणा करेंगे, 55x होगा, x का x में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 750 है। अब सबसे पहले इसकी बड़ी घात होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगी, फिर प्लस 55x है। 750 को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे, प्लस का है इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। आगे माइनस है, इस चिन्ह को हटाने के लिए पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देते हैं।
तो हर संख्या का चिन्ह पलटता जाएगा बराबर 0। ये हो गया वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण बनाने के बाद अब इसको हल करना है। अभी हम केवल गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ मध्य पद को तोड़ने के लिए हमें कोई दो ऐसी संख्या लेना है जिनको जोड़ने से 55 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो 750 प्राप्त हो। तो यहाँ संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 30x माइनस 25x। दोनों संख्याएं माइनस माइनस की ली हैं ताकि जुड़ने के बाद हमें -55 प्राप्त हो सके। और यदि इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो देखिए 25 थी 75, यहाँ 750 आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब दो दो संख्याओं को कोष्ठक में रखेंगे। यहां से 25 कॉमन लेंगे। यहां से हमने x कॉमन लिया था, एक x यहां से बचा था, यहां से 30 बचे थे। यहां से हमने 25 कॉमन लिए तो यहां से x बचा, बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। 750 को यदि हमें गुणनखंड के रूप में 25 × 30 के रूप में लिख सकते, और 25 को हम यहाँ बाहर ले चुके हैं, तो अब अंदर जो संख्या बची है वो 30 है। जी, तो x माइनस 30 और x माइनस 25 दो गुणनखंड प्राप्त। अब इन गुणनखंडों से हम मूल प्राप्त करेंगे। x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? 30। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड है x माइनस 25, इसके बराबर में 0 करेंगे, इसको पक्षांतरित करेंगे तो दूसरा गुणनखंड का जो मूल है वो कितना आया? 25। यहां भी अब यही बात है कि अगर या तो हम x बराबर 30 ले सकते हैं या x बराबर 25 ले सकते हैं। तो यहां पर दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं, लेकिन या तो 30 या 25, दोनों नहीं। ऐसा नहीं कि 30 भी और 25 भी, ऐसा नहीं, दोनों में से एक कोई। अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 30 या 25 इस तरीके से होगी। अब देखिए यहां पर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहां एक संख्या को हम x मान लेते हैं, माना एक संख्या x है। एक संख्या के लिए तो स्वतंत्र है, हम x मान लिया, लेकिन दूसरी संख्या के लिए स्वतंत्र नहीं है। दूसरी संख्या के लिए क्या होगा? दूसरी संख्या बिल्कुल फिक्स है, क्या होगी वो? 27 माइनस x होगी। अब 27 माइनस x क्यों होगी? क्योंकि दोनों का योग 27 है और एक संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या हमें 27 में से उस संख्या को घटाने से ही प्राप्त होगी। अब आगे इसमें लिखा है दोनों का गुणनफल 182 है, इसका और इसका दोनों का यदि गुणा किया जाए तो ये हो गया इनका गुणनफल, कितना है? 182 है। अब गुणा कर दें, 27x, फिर x का हमने x में गुणा किया तो -x², 182 को इस तरफ पक्षांतरित किया तो 0। अब इसको हम घटते हुए घातों के क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले -x², फिर प्लस 27x, -182 बराबर 0।
अब इस संख्या में भी सबसे पहले माइनस का चिन्ह है, तो इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से यदि हम हल करें तो इस मध्य पद को तोड़ना होगा, और इस तरीके से तोड़ना है, ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनको जोड़ने से हमें -27 प्राप्त हो और गुणा करने से प्लस के 182 प्राप्त हो। तो ये संख्याएं होंगी x² माइनस 13x माइनस 14x -13 -14, इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तो हमें -27 प्राप्त होगा, और इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें 182 प्राप्त होगा। अब इन्हें हम कोष्टक में रखते हैं। x और x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से एक x बचा है, यहाँ से 13 बचे हैं। यहाँ 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा। और अब 182 के गुणनखंड क्या होंगे, 14 गुणे 13, तो 14 हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर कितनी बची, 13। अब जो ये संख्याएं बराबर आई हैं उनको हम एक कोष्टक में रखते हैं, और ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं, यहाँ इसके बाहर x आया था, यहाँ इसके बाहर x आया, 14 आए थे, इसको रखेंगे दूसरे कोष्टक में करेंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के, तो x बराबर 13 होंगे, और यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर +14। तो अब जो एक संख्या हमने x मानी थी वो या तो 13 है या 14 है। इस प्रश्नावली का हर सवाल ऐसे ही है, जिसका फिक्स एक उत्तर नहीं है, दो उत्तर में से कोई एक उत्तर हो सकता है। यदि एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से हमें 13 को माइनस करना पड़ेगा, 14 प्राप्त होगी। और यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या फिर 13 प्राप्त होगी।